नमस्कार। आज तारीख है 21 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। एक यूपीएससी लेक्चरर की तरह किसी भी विषय के जो ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू होते हैं उनकी परतें खोलेंगे आज। और शुरू करने से पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, उससे प्रेरित नहीं है। एकदम निष्पक्ष होकर हम दोनों पक्षों के तर्कों को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सोर्सेज के आधार पर डिकोड करेंगे। तो देखते हैं आज हमारे पिटारे में क्या क्या है। 5 बेहद दिलचस्प आर्टिकल्स हैं आज। पांचों एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, तो पहला है भारत में फेडरलिज्म यानी संघवाद की स्थिति पर कुरियन जोसेफ समिति की रिपोर्ट। दूसरा है मणिपुर में शांति की जटिल राह और वहां की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन का सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच। और तीसरा विषय मेरा पसंदीदा है, जेन जी का लोकतंत्र में बढ़ता दखल। बिल्कुल। उसके बाद चौथा है यूनेस्को की रिपोर्ट के हवाले से शिक्षा में मातृभाषा का महत्व। और आखिर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना की जमीनी हकीकत और ई-केवाईसी की चुनौतियों पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधा चलते हैं हमारे पहले विषय पर। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। हाँ, जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके अध्यक्ष हैं, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। सही कहा। तो जब मैंने इस रिपोर्ट के अंश पढ़े तो एक शब्द ने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने कहा है कि भारत के फेडरल ढांचे को अब एक स्ट्रक्चरल रीसेट की सख्त जरूरत है। स्ट्रक्चरल रीसेट, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और इसकी तुलना उन्होंने सीधे 1991 के आर्थिक सुधारों से की है। मतलब ये बहुत बड़ा क्लेम है। देखिए, ये तुलना सिर्फ ऐसे ही नहीं की गई है, इसके पीछे एक ठोस तर्क है। अगर हम 1991 को याद करें तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी सरकारी नियंत्रण के बोझ तले दम तोड़ रही थी। उसे खोलने की जरूरत थी। एकदम। तो कुरियन जोसेफ समिति कह रही है कि आज भारत का जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है वो अत्यधिक केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन के कारण सिकुड़ रहा है। जैसे एक इमारत हो। हाँ, बिल्कुल एक इमारत की तरह। अगर सारी बिल्डिंग का वजन आप सिर्फ बीचों बीच के एक मेन पिलर पर डाल दें और साइड के पिलर्स को छोड़ दें तो क्या होगा? इमारत अस्थिर हो जाएगी, गिरेगी ही एक दिन। सही कहा। तो आजादी के वक्त देश को एक रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाया गया था, पर अब दशकों बाद ऐसा लग रहा है कि राज्यों की शक्तियां काफी सीमित कर दी गई हैं। इसके रिपोर्ट में कुछ ठोस उदाहरण भी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो 2019 का जम्मू कश्मीर का विभाजन है। हाँ, जब उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। आजादी के बाद पहली बार किसी पूर्ण राज्य को इस तरह सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाया गया। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय देखिए जो असल में राज्यों के अंदर आते हैं, वहां भी केंद्र की दखलंदाजी बढ़ रही है। और भाषा का मुद्दा तो है ही। एक राष्ट्रीय भाषा को बढ़ावा देने को कई राज्य अपने सांस्कृतिक अधिकारों पर अतिक्रमण मानते हैं। पर इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जीएसटी का। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पहलू। जब से जीएसटी लागू हुआ है, राज्यों के पास अपना रेवेन्यू जुटाने के आजाद विकल्प लगभग खत्म से हो गए हैं। वो पूरी तरह केंद्र पर निर्भर हो गए हैं अपने हिस्से के लिए। और एक डर जो दक्षिणी राज्यों को सता रहा है, डिलिमिटेशन या परिसीमन का। उन्होंने दशकों मेहनत करके जनसंख्या नियंत्रित की और अब उन्हें लग रहा है कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और राज्यपालों की भूमिका पर भी तो सवाल हैं ही। हाँ, कि राज्यपाल केस से केंद्र के हस्तक्षेप का जरिया बन गए हैं। सच में इस पर राष्ट्रीय स्तर पर खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तो अविश्वास पैदा होता है। एकदम सही बात है, अविश्वास पैदा होता है। और जब हम अविश्वास की बात कर ही रहे हैं तो ये हमें सीधा हमारे अगले मुद्दे पर ले जाता है। केंद्र और राज्य का अविश्वास तो कागजों पर लड़ा जाता है, पर जब एक ही राज्य में 2 समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो जाए तो स्थिति कितनी द्रवाणी हो सकती है, ये हम मणिपुर में देख रहे हैं। मणिपुर की स्थिति सच में बहुत जटिल है। हाल ही में द हिंदू में वहां की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नेमचा किपजिन का एक लंबा इंटरव्यू छपा था। वो कुकीज़ो समुदाय से आती हैं और सुनने वालों को शायद हैरानी होगी कि एक राज्य की उप मुख्यमंत्री सुरक्षा कारणों से अपनी ही राजधानी इम्फाल नहीं जा सकती। ये बताता है कि जमीनी हकीकत कितनी दर्दनाक है वहाँ। उन्हें अपना पदभार संभालने के लिए दिल्ली से वर्चुअली शपथ लेनी पड़ी
और वो अभी कांगपोकपी से अपना काम कर रही हैं। देखिए 3 मई 2023 को जब कुकीजों और मेते समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी, तब से अब तक लगभग 250 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और 60,000 लोग बेघर हुए हैं। बिल्कुल। और अब तो कुकीजों और नागा समुदाय के बीच भी तनाव दिख रहा है। हाल ही में नागा जब बहुल उखरुल जिले में पुलिस को कुकी छात्रों को निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसीलिए किपचिन जी का वो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच, यानी सुरक्षा सबसे पहले, ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। उनका मानना है कि जहां हिंसा के घाव ताजे हैं, वहां एक बफर जोन बनाए रखना ही अभी एकमात्र उपाय है। हाँ, सरकार ने वहां एक संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की है राजनीतिक स्तर पर। अगर आप ढांचा देखें, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मेतेई समुदाय से हैं और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं, निम्चा किपजेन जो कुकीजो को रिप्रेजेंट करती हैं और लोसी दिखो जो नागा समुदाय से हैं। तो तीनों प्रमुख समुदायों को शीर्ष पर जगह दी गई है। इंटरव्यू में किपजेन ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि सद्भाव का मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि एक दूसरे की अलग पहचान का सम्मान करना ही शांति है। एक माँ के नजरिए से देखती हैं वो इसको। पर एक चुनौती है यहाँ। राजनीतिक पद बांट देना कागज पर तो अच्छा लगता है, पर क्या इससे जमीन पर जो खून बह रहा है वो रुक जाता है? जब तक न्याय व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं लौटता, पद बांटने से कुछ नहीं होगा। सही बात है, विश्वास बहाल करना होगा। किपजिन का कहना ठीक है कि हर समुदाय का दर्द सुनना पड़ेगा। उन्हें वो साझा धागे खोजने होंगे जो सबको जोड़ते हैं। बफर जोन तो बस एक बैंडेड है, पक्का इलाज तो विश्वास ही है। और ये विश्वास आने में लंबा वक्त लगेगा। तो इन टूटते विश्वास की कड़ियों से हम एक बिल्कुल नए तरह के विमर्श की तरफ आते हैं। एक ऐसी पीढ़ी जो पुरानी मान्यताओं को नकार रही है, यानी जेन ज़ी। जेन ज़ी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी, जिनके बारे में हम सोचते थे कि ये तो बस अपने स्मार्टफोन और रील्स में ही लगे रहते हैं। हाँ, पर 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, वहाँ इस पीढ़ी ने सबको चौंका दिया। लोकतांत्रिक बदलाव के ठीक बीचों बीच यही लोग खड़े थे। समाजशास्त्रियों के लिए ये समझना एक नया विषय बन गया है। पहले क्या होता था, बदलाव के लिए बड़ा संगठन चाहिए, एक नेता चाहिए। पर जेन ज़ी का नेचर अलग है। वो रैडिकल इंडिविजुअलिज्म या कट्टर व्यक्तिवादी सोच रखते हैं। उनका मानना है कि व्यक्तिगत चीजें राजनीतिक हैं, पर राजनीति व्यक्तिगत नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि उनके अधिकार और आज़ादी सबसे ऊपर हैं। अगर कोई सरकार उनमें दखल देगी तो वो खड़े हो जाएंगे, पर वो किसी पार्टी या विचारधारा के अंधे भक्त नहीं बनते। ये इनके प्रोटेस्ट करने के तरीके से ही दिख जाता है। अगर आप 2020 से 2024 के किसान आंदोलन को देखें, वहाँ एक नेता थे, संगठन था, सरकार से लंबी बातचीत हुई। पर जेन ज़ी के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो फ्लैश इन द पैन की तरह होते हैं। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एक हैशटैग शुरू होता है, लोग सड़कों पर आते हैं, कोई नेता नहीं होता और असर छोड़कर वो गायब हो जाते हैं। पर क्या इसका नुकसान नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है। जब नेता नहीं होता तो आप पॉलिसी पर सौदेबाजी कैसे करेंगे? सरकार गिरा सकते हैं, पर नया सिस्टम बनाने में अक्सर नाकाम रहते हैं। और एक और दिलचस्प बात इस आर्टिकल में है, इनका बाजार के साथ रिश्ता। वो आईफोन वाला पॉइंट। हाँ, आईफोन इनके लिए एक ग्रेट इक्वलाइजर बन गया है। जाति धर्म से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि उनके पास ग्लोबल जानकारी कितनी है। आईफोन से उन्हें लगता है वो ग्लोबल क्लास का हिस्सा है, और ये उन्हें लोकल वर्ग भेद से ऊपर उठाता है। पर इसका एक अंधेरा पहलू भी है ना। ये पीढ़ी जितनी आत्मविश्वासी है, उतनी ही मानसिक रूप से चिंतित भी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसी मेंटल डिस्पेयर की बात की गई थी हाल ही में। देखिए, पहले के लोग टॉक्सिक वर्कप्लेस को चुपचाप सह लेते थे, पर जेन ज़ी मेंटल हेल्थ पर मुखर हैं। वो इस टॉक्सिसिटी को नहीं सहते। हालांकि ज्यादा टेक उन्हें हाइपर नेशनलिज्म के एको चैम्बर में भी तो भेज रहा है। बिल्कुल। और इस टेक और ग्लोबल रेस में ना, हमारी जो सबसे बुनियादी पहचान होती है, हमारी भाषा, वो अक्सर पीछे छूट जाती है। और यही हमारा आज का चौथा मुद्दा है। यूनेस्को की 2025 की भाषा मैटर्स रिपोर्ट। हाँ, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है। भारत में 1300 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं, पर एनसीईआरटी का 2022 का डेटा बड़ा परेशान करने वाला है। यहाँ लगभग 44% बच्चे जब स्कूल में कदम रखते हैं तो उन्हें वो भाषा मिलती है जो उनके घर में बोली ही नहीं जाती। सोचिए, 44%। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझिए। ये ऐसा है जैसे 5 साल के बच्चे को तैरना सिखाने के लिए सीधा समुद्र में डाल देना। सही में, उसे मैथ्स भी समझना है और एक अनजान भाषा भी।
ये एक दोनों बर्डन है। एक तरफ भाषा डिकोड करनी है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट। इस चक्कर में बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है और ड्रॉप आउट का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए यूनेस्को कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा देना सिर्फ संस्कृति बचाना नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। उड़ीसा का मॉडल इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहाँ 17 जिलों में 90,000 बच्चों को 21 अलग-अलग भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है। ये काबिल तारीफ है, लेकिन सोचिए जब हमारे पास 1300 भाषाएं हैं तो सिर्फ 21 से काम नहीं चलेगा। इसे पूरे देश में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ AI हमारी मदद कर सकता है। यही पर नई टेक आती है। डिजिटल टूल्स, AI फॉर भारत, भाषणी जैसे इनिशिएटिव्स दिखा रहे हैं कि कैसे रियल टाइम में लोकल भाषाओं में स्टडी मटेरियल बनाया जा सकता है। एक नेशनल मिशन की जरूरत है अब इस पर। AI से सबको पढ़ाना कितना आदर्श लगता है सुनने में, पर जब ऐसी योजनाएं जमीन पर आती हैं तो टेक्निकलिटी में अटक जाती हैं। और यहीं से हम आज के आखिरी विषय पर आते हैं, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये सच में एक आई ओपनर आर्टिकल है। मुंबई के संगम नगर की राधिका कांबले की कहानी इसमें दी गई है। वो 49 साल की विधवा है। फॉर्म भरते वक्त अधिकारियों ने उनसे कहा कि अपनी जरूरत साबित करने के लिए बिना मंगलसूत्र के फोटो खिंचवाओ। एक महिला को सिर्फ 1500 रुपए के लिए अपने स्वाभिमान को इस तरह तोड़ना पड़े, ये बताता है कि सिस्टम कितना क्रूर हो सकता है। और इसके बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले टेक्निकल खामियों की वजह से। अगर हम इस योजना का बड़ा डेटा देखें तो जून 2024 में एकनाथ शिंदे सरकार में ये शुरू हुई थी। 46,000 करोड़ का बजट था इसका। शुरू में 2.4 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला, फिर उन्होंने इसमें eKYC और आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया। और वहीं से आम लोगों की परेशानी शुरू। टेक जो सुविधा के लिए आती है वो एक दीवार बन गई यहाँ। दिसंबर 2025 तक ये संख्या 2.4 करोड़ से गिरकर सिर्फ 1.57 करोड़ रह गई। सर्वर डाउन, OTP ना आना, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होना, ये वो सब रुकावटें हैं जिससे राधिका जैसी महिलाएं रोज जूझ रही हैं। और इन एरर्स के बीच एक बहुत बड़ा स्कैम भी सामने आया है जिसमें विपक्ष कह रहा है कि 4800 करोड़ का घोटाला है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि डेटा मिसमैच होने की वजह से करीब 14,000 मर्दों के अकाउंट में इस महिला योजना का पैसा चला गया। सरकार को जुलाई 2025 में लाखों अकाउंट सस्पेंड करने पड़े इसकी वजह से। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि जिन महिलाओं को सच में पैसे मिले हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से उसे खर्च किया है। बिल्कुल। डेटा से पता चलता है कि पैसे बच्चों की पढ़ाई, दवाई और खाने पीने पर खर्च हुए हैं। इससे लोकल इकोनॉमी में काफी जान आई है। जब पैसे महिला के हाथ में आते हैं तो सीधा लोकल मार्केट में जाते हैं। एकदम सही। तो अब अगर हम इन 5 आर्टिकल्स को एक साथ जोड़कर देखें, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसे हम कहते हैं, तो एक ही कहानी उभरती है कि नीतियां जमीन पर जुड़ी होनी चाहिए। चाहे वो कोरियन जोसेफ समिति हो जो केंद्र और राज्य का संतुलन चाहती है, या मणिपुर में कीपचेन की अलग पहचान के सम्मान की मांग, या फिर जी का वो नेता विहित विरोध हो। और भाषा वाली बात भी। शिक्षा में मातृभाषा का संघर्ष और लड़की बहन की वो जमीनी तकलीफें, इन सब का एक ही सार है कि नीतियां और प्रशासन तभी कामयाब होंगे जब वो कागजी आंकड़ों से बाहर निकलकर भारत की डाइवर्सिटी, उसकी जटिलता और इंसानी जज्बातों को समझेंगे। बिल्कुल सही एनालिसिस है। जब आप टेक या पावर के जोर पर सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम टूटता ही है। नीतियां इंसान के लिए होनी चाहिए, इंसान नीतियों के लिए नहीं। जो भी श्रोता, जो भी एज अ सिटीजन इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन खबरों को अलग अलग डिब्बों में ना देखें।